हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का एक और सेकंड पार्ट, आई शुड से लास्ट पार्ट है हमारे पास इस रेडॉक्स रिएक्शन का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दो तरह की रेडॉक्स रिएक्शंस हमारे सामने ऑब्जर्वेबल होंगी। एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं और एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो दोनों में हम फ़र्क देखें पहले। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सैंपल लेता हूँ, सपोज़ कीजिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल चूज़ कर लेता हूँ। एक्वस कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने और एक जिंक की रोड लेके मैंने इसमें शेकिंग स्टार्ट कर दिया। तो जिंक इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। बीइंग मोर रिएक्टिव, वो इस लेस रिएक्टिव कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा 0 से ये +2 बन गया है और ये +2 से 0 बन गया है। एक रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें हमें हीट रिलीज होता नज़र आता है। मतलब जो केमिकल एनर्जी थी यहाँ पे इनके अंदर स्टोर्ड, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो रही है। ये एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन था। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो अलग अलग कंटेनर्स के अंदर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे एक ही वेसल है, उसी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑब्जर्व किया गया है। जबकि इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो अलग अलग कंटेनर्स के अंदर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। और जो केमिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी की बजाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस आता है, एक सेल आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मतलब जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या इसको गैल्वेनिक सेल भी बोल सकता हूँ ज़्यादा प्रॉपरली, वो एक्चुअली इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस दिखाती हैं, जिसमें यही रिएक्शन जो अभी मैंने आपको दिखा रखी है एक ही कंटेनर के अंदर कंप्लीट होते हुए, उसको दो अलग अलग कंटेनर्स में करेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। और जो केमिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी की बजाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब भी किसी मेटल की रोड को उस मेटल के आयंस में डिप किया जाता है। अब मेटल के आयंस कैसे? जैसे मान लीजिए जिंक की रोड है और उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया आपने, तो जिंक आयंस हैं और ये जिंक की रोड है। ये एक इलेक्ट्रोड की तरह से बिहेव करेगा। जब भी किसी मेटल की रोड को उसके मेटल आयंस में डिप किया जाए, मेटल आयन +1 +3 भी हो सकते हैं, तो जनरली हमारे पास +2 के केसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसको हम एक इलेक्ट्रोड नाम देते हैं। ये इलेक्ट्रोड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों में से कोई भी एक कर सकता है। दोनों एक साथ नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन करने का पोटेंशियल है या रिडक्शन करने का पोटेंशियल है। मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का पोटेंशियल है या इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पोटेंशियल है। क्या दोनों पोटेंशियल्स हैं? यस, दोनों हैं, बट वो किसी एक टाइम पे कोई एक ही पोटेंशियल अपना शो करेगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो ये जो मेटल की रोड आपने डिप की हुई है ये मेटल आयंस में बदल जाएगी, मतलब ऑक्सीडेशन करेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। अगर इस पूरे इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो ये जो मेटल आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और मेटल में बदल जाएंगे। कोई एक काम होना है, आइदर ये होना है या ये होना है। कब होना है? जब दूसरा इलेक्ट्रोड इसके साथ अटैच होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जब दूसरा लेने के लिए तैयार खड़ा होगा, या ये लेगा अगर दूसरा छोड़ने के लिए तैयार खड़ा होगा। इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली इसके अंदर ना ये होगा ना ये होगा। ये तब होना है जब कोई दूसरा इलेक्ट्रोड आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो इलेक्ट्रोड से मिलके हम यहाँ पे बनाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिंपली एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए हम इस गैल्वेनिक सेल का यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। और वो गैल्वेनिक सेल
किस तरह से अलग अलग कंटेनर्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा के रेडॉक्स रिएक्शन इनडायरेक्ट शो करेगी, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। सी, ये हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रोड लिए हैं मैंने। यहाँ पे एक मेटल का रोड डिप किया है। बहुत आसान एग्जांपल ले लेता हूँ। जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया है, कंसंट्रेशन ली गई है 1 मोलर। इधर कॉपर की एक रोड ली गई है, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया गया है, वही 1 मोलर कंसंट्रेशन ली गई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। क्या ये कंडीशंस हैं कि मुझे यही सिचुएशंस रखनी होंगी? 1 मोलर 1 एटमॉस्फेयर 298, अभी तो वही रखेंगे। क्लास 12 में भी मैं आपको बता रहा था ये टॉपिक आता है, एज इट इज़ आता है। वहाँ पे हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशंस बदल के बातें करते हैं। यहाँ 11th क्लास में इंट्रोडक्टरी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो बहुत लिमिटेड पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कशन हमारा रहेगा। तो हमने ये 3 कंडीशन फिक्स कर लिए हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड लेना होगा हमें तो 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पे लेंगे। ये 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। मैं बार बार मेटल्स का नाम लेके आ रहा हूँ कि 2 मेटल की रोड डिप करनी है। क्या नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोड नहीं बन सकते? तो मेरा जवाब होगा नॉन मेटल के भी इलेक्ट्रोड बन सकते हैं, बट ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे सामने मेटल्स के आते हैं। एक नॉन मेटल का केस भी हम अभी थोड़ी देर में पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमने ये 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का अपना अपना पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का या इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। जैसे आप इसको देखें तो अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा तो जिंक की मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा तो जिंक के आयंस जो यहाँ पड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ये इलेक्ट्रोड दोनों तरह का पोटेंशियल दिखा सकता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। क्या दिखाएगा अभी कुछ नहीं कह सकता। सिमिलरली ये इलेक्ट्रोड है, ये भी 2 तरह का पोटेंशियल शो कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, मतलब अगर जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, और ये लॉस भी कर सकता है, मतलब जो कॉपर की सॉलिड रोड आपने डिप की है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकती है। करेगी क्या अभी कुछ नहीं पता। 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं मैंने। मैं क्या करता हूं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देता हूं एक वायर के थ्रू। ये गैल्वेनोमीटर है जो हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताता है कि करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा, और दौड़ रहा है तो किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो इस गैल्वेनोमीटर ने जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, हमें इस तरह से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया, जिससे हमें पता चल गया कि जो करंट है वो कॉपर के इलेक्ट्रोड से जिंक के इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। और हमें ये बातें बताई गई होंगी लोअर क्लासेस में भी, अदरवाइज आज समझ लीजिए कि करंट जिस डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जिंक से कॉपर की तरफ है। ये बात हमें अभी फ़िलहाल सिर्फ गैल्वेनोमीटर बता रहा है। तो क्या हम इन प्रैक्टिस हमेशा इलेक्ट्रोड्स के अंदर गैल्वेनोमीटर को लगा लगा के देखेंगे? अभी वेट करें, हम इस टॉपिक को ख़त्म करते करते हमें सब बातों का पता चल जाएगा। फिलहाल प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं उसको समझें। इस गैल्वेनोमीटर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो श्योरली आई कैन से कि जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ओके, अब इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करने लग गए हैं। आप ध्यान दें, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देता हूं। ये एक सेल था, एक हाफ सेल था, ये दूसरा हाफ सेल था। दोनों ने कनेक्ट होकर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है। दोनों हाफ रिएक्शंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये मेरे पास इस
कंप्लीट सेल में होने वाली रिएक्शन है जिसको मैं नाम देता हूं सेल रिएक्शन। आप समझें सेल रिएक्शन कैसे आपको फ्रेम करनी है। दोनों हाफ रिएक्शंस पे, जो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे दो हाफ रिएक्शंस हुई हैं, उन दोनों को जस्ट ऐड कर दीजिए। ऐड करते हुए लॉस और गेन इक्वल रखना होगा। जैसे यहाँ तो बाई चांस इक्वल ही था तो मैंने एज इट इज ऐड कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता तो मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता। अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं पूरी रिएक्शन को 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता। बट अभी मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी, ये एक सेल रिएक्शन थी। चलिए, इस इलेक्ट्रॉन को जो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट में कर दूं, कहीं हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दूं, तो डेफिनेटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट होता है। मतलब हमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो जाएगा। हम यही चाहते थे यहाँ कि रेडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएं, जिसकी वजह से ये दो अलग अलग कंटेनर्स में हाफ रिएक्शंस की, ओवरऑल इस पूरे सेल की वही रिएक्शन है ये जो आज टॉपिक शुरू करते हुए मैंने कॉपर सल्फेट में जिंक की रोड शेक करके आपको दिखाई थी। तो ये वही रिएक्शन है, वो एक कंटेनर में होगी थी, ये दो अलग अलग कंटेनर्स में हुई है। वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन थी, ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। देखते हैं क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल सर्किट में ले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन यहाँ नहीं करना, हमें इस पे फोकस करें। जिंक की रोड खत्म होती जा रही है। ये जिंक सॉलिड रोड थी जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, ये खत्म होती जा रही है और जिंक आयंस बनते जा रहे हैं और वो जिंक आयंस यहाँ आते जा रहे हैं। आपने 1 मोलर जिंक सल्फेट लिया था, मतलब 1 मोल जिंक आयन 1 मोल सल्फेट आयन, बट अब यहाँ जिंक आयंस ज़्यादा आते जा रहे हैं। मतलब सल्फेट तो उतने के उतने हैं, बट जिंक आयंस आपके बढ़ रहे हैं लगातार। कहाँ से आ रहे हैं? इस रोड से जिंक आयंस आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मतलब इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। जिंक आयंस ज़्यादा हो रहे हैं, सल्फेट कम हो रहे हैं। कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉलिड अपने ऊपर किसी तरह का चार्ज बियर करने में इंटरेस्ट नहीं रखता। ये उसके अंदर अनस्टेबिलिटी की निशानी है। मतलब ये भी प्रॉब्लम में है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। आप सोचेंगे जी क्या दिक्कत आती होगी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने से? देखो, यहाँ जिंक आयंस की अगर एक्सेस होती चली जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की बजाय यहाँ इस जिंक आयन के पास चला जाएगा और जिंक आयन वापस सॉलिड होकर यहाँ एक इक्विलिब्रियम सॉर्ट ऑफ सीन शो करेगा, जहां जिंक आयन जिंक आयंस में बननी शुरू हो जाएगी। हम इलेक्ट्रॉन्स को आगे फ्लो करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा हिंडर्ड हो जाएगा, उसे थोड़ी रुकावट मिलेगी। इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन यहाँ पे जो हो रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा, वो हमारे इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। इधर आइएगा, ये कॉपर आयंस पड़े हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर करके इस रोड पे चिपक रहे हैं। रोड मोटी होती जा रही है, ये देखें आप, सॉलिड कॉपर बनता जा रहा है। रिजल्टिंग आपके पास इधर नेगेटिव आयन इकट्ठा होता जा रहा है, सल्फेट की एक्सेस होती जा रही है, कॉपर कम होते जा रहे हैं। मतलब इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है जो हम नहीं चाहते, जो ये सिस्टम नहीं चाहता। रिजल्टिंग इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए दोनों तरफ चार्ज ना इकट्ठा हो, हम यहां पे एक यू शेप की ट्यूब लगाते हैं। इस यू शेप की ग्लास ट्यूब को एक नाम दिया गया है साल्ट ब्रिज। तो हमने ये साल्ट ब्रिज लगा दिया। ये साल्ट ब्रिज क्या है? इस साल्ट ब्रिज में एक्चुअली कोई एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट फीड किया गया है, K2SO4 जैसे डाल दिया। एक कार्बोहाइड्रेट यहां पे डाला गया है, पॉलीसैकेराइड है ये, अगर अगर उसका मिक्सचर लिया गया, उसके मिक्सचर को पानी में बॉईल करके जेली सॉर्ट ऑफ बना के इस यू ट्यूब में डाला गया है, यू शेप की ट्यूब में। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है? K2SO4 ही लेना है हमेशा, या कोई और भी ले सकते हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से लेना पड़ता है। यहाँ पे जो आयंस आपने ले रखे हैं उनके साथ कुछ प्रेसिपिटेशन ना कर दे, ये ध्यान रखना होता है। दोनों का जो आयनिक मूवमेंट है वो लगभग सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। और इस तरह की बहुत सारी बातें जो आपको ध्यान नहीं रखनी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, कोई एक सॉल्ट ब्रिज लगाना है जो साल्ट ब्रिज दो काम करेगा। एक तो दोनों इलेक्ट्रोड्स को पूरी तरह से कनेक्ट कर देगा। इलेक्ट्रोड का हिस्सा था सॉल्यूशन और मेटल रोड,
आपने सिर्फ रोड को कनेक्ट किया था, इसने सॉल्यूशंस को भी कनेक्ट कर दिया, तो कंप्लीट कनेक्शन कर रहा है। दूसरा ये क्या करेगा, यहाँ जो एक्सेस सल्फेट हो रहे थे वो इधर घुसने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ जो सल्फेट पड़ा है K2SO4 का, वो सल्फेट इधर आना शुरू हो जाएगा। मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये सल्फेट इधर से मूव करके इधर आना शुरू हो जाएगा, रिजल्टिंग यहाँ जिंक आयन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे सल्फेट से। जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन जो 1 मोलरली है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और कॉपर सल्फेट की जो 1 मोलरली है वो घटनी शुरू हो जाएगी। हमें घटने पे या बढ़ने पे क्या होगा वो नहीं पढ़ना अभी फ़िलहाल, हमें बस ये देखना है कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये फ़िलहाल आपके सामने कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें ये जो सॉल्ट ब्रिज मैंने यहाँ लगाया है वो दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज्ड आयंस, एज वेल एज दोनों सॉल्यूशंस, दोनों इलेक्ट्रोड्स को कंप्लीटली कनेक्ट करेगा। ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था। इस सेल को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है। ये इतनी बड़ी कभी भी रिप्रेजेंट नहीं की जाती जितनी बड़ी मैंने अभी पूरे बोर्ड पे भर के दिखा रखी है। बहुत ही शॉर्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं एनोड को। एनोड कौन है? जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको नेगेटिव साइन असाइन करते हैं और इसको एनोड बोलते हैं इस इलेक्ट्रोड को जहां ऑक्सीडेशन होता है। और ये पॉजिटिव साइन असाइंड कैथोड है जहां पे रिडक्शन होता है। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पे नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव। एनोड पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं जो आप लगा रहे हैं, और फिर कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे करते हैं एनोड को रिप्रेजेंट। तो एनोड को रिप्रेजेंट करते हुए एनोड के इलेक्ट्रोड पे जाएं, वहां पे क्या हो रहा है उसको नोटिस करें और इस तरह से दिखा दें, जिंक ऑब्लिक जिंक आयंस। मतलब जो जिंक की रोड है वो जिंक आयंस में बदल रही है, तो जिंक ऑब्लिक जिंक आयंस। यहां पे उस जिंक आयन की कंसंट्रेशन ले लें, तो अभी तो डाउटफुल मत रहें, हमेशा 1 मोलर दिखेगी आपको। साल्ट ब्रिज को हमेशा एक पैरेलल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन थोड़ी छोटी हो सकती है अगर मुझसे बड़ी होगी है तो, बट ऐसे पैरेलल लाइन, डबल लाइन दिखानी है। फिर कैथोड को रिप्रेजेंट करना है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर आयंस थे वो कॉपर में बदल रहे हैं। 1 मोलर कंसंट्रेशन जो आपने ली थी वो यहां पे रिप्रेजेंटेड है। आप सिंपली C1 C2 भी लिख सकते हैं, दो अलग अलग कंसंट्रेशंस भी हो सकती हैं, बट क्योंकि अभी वो 11th के सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए मुझे उसे यहाँ पे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रादर आई शुड से रिप्रेजेंटेशन है। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सेल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेल रिएक्शन, दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करना। ये सेल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? एनोड टू कैथोड जा रहा है। करंट किधर जाता है? कैथोड टू एनोड जाता है। करंट किधर जा रहा है ये कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर बताता है। और इस तरह की कुछ बातें। चलिए अभी इसको बंद नहीं कर रहे हैं। ये एक सेल है, इस सेल का अपना एक पोटेंशियल है, इसका अपना एक पोटेंशियल है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये EMF क्या होता है? जब यहां कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा उस टाइम पे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस है EMF। ये EMF एक्चुअली इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल का सम है। जैसे लेफ्ट साइड पे मैंने आपको जिंक का इलेक्ट्रोड दिखाया है, तो उस जिंक के इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उस कॉपर के इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल का सम है EMF। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मतलब क्या है इस बात का? देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर ने हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बता दिया था, अब हमने पोटेंशियोमीटर लगा दिया जो हमें EMF की वैल्यू बताएगा
कि ईएमएफ की वैल्यू क्या है। तो जो ईएमएफ की वैल्यू आई, कुछ भी आई, पोटेंशियोमीटर सिंपली आजकल जो डिजिटल पोटेंशियोमीटर आते हैं वो आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पे आपके सामने वो वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ की। जैसे जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे यहाँ ईएमएफ चेक करता हूँ तो वो ईएमएफ वैल्यू आ जाता है 1.10 वोल्ट। वो आता है, प्रैक्टिकल बात है, अभी मत सोचो कि ये कहाँ से ले आया मैं, वो आता है इतना इस पर्टिकुलर केस में। तो वो जो 1.10 वोल्ट है उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक के इलेक्ट्रोड का, कितना है मुझे नहीं पता। उसमें रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर के इलेक्ट्रोड का, कितना है मुझे नहीं पता अभी तक प्रेजेंटली, प्रैक्टिकली। बाद में कैसे पता चलेगा वो बाद में बता दूंगा मैं आपको, इसी को कंटिन्यू करते हुए। जैसे अभी प्रेजेंट में कहूँ तो इसका 0.76 वोल्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका 0.34 वोल्ट है रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों का जो सम आया वो आया था 1.10 वोल्ट। आप याद रखिएगा जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर मैं यहाँ लगा रहा था ईएमएफ चेक करने के लिए, वो मुझे ये वैल्यू दे रहा था, इसके बारे में और इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा था। तो मैं ये कहाँ से उठा के लाया वो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो इस तरह से मेरे पास ईएमएफ आ गया इस पर्टिकुलर सेल का, जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया। जो ऑक्सीडेशन कर रहा था उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो रिडक्शन कर रहा था उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का जो टोटल सम था वो एक्चुअली ईएमएफ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो वैल्यू थी एक पर्टिकुलर 1.10 वोल्ट। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखा रहा हूं मैं आपको, गैल्वेनिक सेल है ये एक्चुअली, जहां पे एक कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर आयंस में डिप्ड है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड सिल्वर आयंस में डिप्ड है। ये एक साल्ट ब्रिज है, मुझे पता है कुछ ना कुछ दिक्कतें आने वाली हैं तो साल्ट ब्रिज भी लगा रखा है मैंने। अभी मुझे नहीं पता कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन ऑक्सीडेशन करने वाला है, कौन रिडक्शन करने वाला है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, मुझे कुछ भी नहीं पता। गैल्वेनोमीटर पे मेरी नज़र है, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, उसके बाद मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। उसके बाद मुझे पता चला ये पॉजिटिव कैथोड है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं वो पॉजिटिव प्लेट होगी, वो पॉजिटिव कैथोड होगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया आपका नेगेटिव एनोड होगा। अब जब ये एनोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब कॉपर की मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। पिछले एग्जाम्पल पे कॉपर गेन कर रहे थे आयंस, यहां पे कॉपर की मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है। काम वो दोनों कर सकता था, इलेक्ट्रोड कौन सा करेगा ये दूसरा बताएगा। जिंक के आगे वो इलेक्ट्रॉन लेता था, सिल्वर के आगे वो छोड़ रहा है। यहां पे सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दो हाफ रिएक्शंस आपके सामने हैं, दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करते हुए लॉस एंड गेन इक्वल कीजिए, मतलब राइट साइड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आपके सामने सेल पे होने वाली रिएक्शन है जिसको मैं बोल रहा हूं सेल रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल को रिप्रेजेंट करना है मुझे, कॉपर इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, कॉपर 2+ में बन रहा है। पहले एनोड को रिप्रेजेंट करना था, जो कंसंट्रेशन लिया वो यहां पे मेंशन कर देता हूं। डबल लाइन से साल्ट ब्रिज को एक्सप्रेस करूंगा। सिल्वर आयन सिल्वर में बदल रहा है, सिल्वर की जो कंसंट्रेशन है वो यहां लिख दूंगा। तो अभी तो फिलहाल 1 मोलर के साथ ही आगे बढ़ूंगा। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन, एनोड कौन, कैथोड कौन, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। गैल्वेनोमीटर हमें ये सब बता रहा है। चलिए सारी चीजें कर दी हैं। वो साल्ट ब्रिज क्यों लगाया? ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बने रहे, ताकि कनेक्शंस कंप्लीट रहे। अब यहां पे पोटेंशियोमीटर लगा रहा हूं जो मुझे ईएमएफ की वैल्यू देगा। वो ईएमएफ वैल्यू डायरेक्ट डिस्प्ले करेगा, डायरेक्ट आएगी मेरे पास वो ईएमएफ वैल्यू। कितनी आएगी कुछ कह नहीं सकता, देखना पड़ेगा कितनी आए, कुछ भी आ सकती है। वो आई 0.46 वोल्ट। ये जो 0.46 वोल्ट डिस्प्ले कर रहा है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का सम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का और रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का। जैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34 वोल्ट और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट।
आपका आंसर आ गया 0.46 वोल्ट। ये मैं कहां से लाया, अभी रुक जाओ, जो प्रैक्टिकली पता चल रहा है बस उस पर फोकस करो। वहां तो कॉपर ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा था, रिडक्शन कर रहा था, तो ठीक है, फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया था। यहां पे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया। वैल्यूज ध्यान से देख लो, वहां रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 लिखा था, यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.34 वोल्ट लिखा है। वो तो वैल्यू कैसे आई है ये तो अभी पेंडिंग है बात, ये तो पढ़ेंगे अभी। तो यहां सिल्वर रिडक्शन कर रहा था, क्या किसी के आगे सिल्वर भी ऑक्सीडेशन कर सकता है? हाँ कर सकता है। किसके आगे करेगा? अब अभी तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा कहना कि किसके आगे करेगा, वो सारी बातें समझाएंगे कि किसके आगे वो ऑक्सीडेशन करेगा, किसके आगे वो रिडक्शन करेगा। चलिए एक और पर्टिकुलर सेल को मैं यहां आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। ये हमारे सामने एक और ऐसी ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइंड है, जहां एक तरफ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, एक तरफ जिंक का इलेक्ट्रोड है। जिंक रोड को जिंक आयंस में डाला हुआ है, और ये आयंस भी ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इसके साथ कोई नेगेटिव बॉडी होगी डेफिनेटली। जिंक आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करने वाला, मींस ये जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड कुछ ऐसा होगा, या ये भी मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट जैसा कुछ होगा। ये साल्ट ब्रिज लगाया है यहाँ पे, जो कोई भी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। मुझे उस पर वर्कआउट नहीं करना है कि कौन सा सुटेबल है, बट इतनी बात याद रखनी है कि सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो इनके साथ इन्वॉल्व ना हो, इसके साथ किसी तरह की रिएक्शन प्रेसिपिटेशन ना करे। अब गैल्वेनोमीटर ने मुझे फिर बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो जो है ना वो इस तरफ आ रहे हैं, मतलब अब की बार ये कैथोड है और ये एनोड है। क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो करंट इधर आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो मतलब मैग्नीशियम की रोड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और जिंक के आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। पहले एग्जाम्पल में लॉस करता था, दोनों को ऐड कर दूंगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाएगा। दो हाफ रिएक्शंस में लॉस गेन सेम था, तो ये आपका सेल रिएक्शन बन गया। एनोड पे Mg2+ में बदल रहा है, साल्ट ब्रिज लगा दिया। कैथोड पे जिंक आयंस जिंक में बदल रहे हैं। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जो कंसंट्रेशंस है वो यहां पुट कर दी। यहां पोटेंशियोमीटर लगाया, ईएमएफ देखा, ईएमएफ का कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आया, जैसे मान लीजिए 2.1 वोल्ट आ गया। अब मुझे भी याद नहीं है, सबके पोटेंशियल्स मैं भी नहीं याद रख सकता, थोड़ा बहुत आसपास लिख रहा हूं। तो ये जो 2.1 ईएमएफ आया वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल का सम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? मैग्नीशियम का 2.86 वोल्ट के आसपास है, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका? जिंक का -0.76 के आसपास है। मतलब पहले एग्जाम्पल पे तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था और वैल्यू थी +0.76 वोल्ट, अगर आप रिकॉल करके देख सकते हैं। और अब की बार यहां लिख रहा हूं उसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। ये कहां से लाया हूं ये अभी भी सस्पेंस है, बट बस जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि ईएमएफ एक्चुअली इन दोनों के पोटेंशियल्स का सम होता है। चलिए अब हम इस बात पे तो क्लियर हो चुके हैं कि कोई एक इलेक्ट्रोड खाली ऑक्सीडेशन नहीं करने वाला, वो कुछ भी कर सकता है, उसके साथ अटैच होने वाला बताएगा कि क्या हो रहा है। तीनों सेल्स पे एक साथ नज़र डालें आप। ये 3 एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाए हैं। ये पहला एग्जाम्पल था जहां जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ता और कॉपर लेता, ये गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन था। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे थे, मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था। इसको देखें, सेकंड एग्जांपल समझाया, फिर गैल्वेनोमीटर ने यही किया, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में थे, हमें पता चला कॉपर नेगेटिव था और सिल्वर पॉजिटिव था। फिर यहाँ पे देखें, सेम यही हुआ, गैल्वेनोमीटर ने इस तरफ रिफ्लेक्शन दिखाया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे थे। ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड था और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, जहाँ रिडक्शन हो रहा था, जो एक्चुअली कैथोड था। क्या मैं ऐसा कर सकता था कि जिंक आयंस को इस तरफ लिख दूं और मैग्नीशियम आयंस को इस तरफ? तो आप कहेंगे हाँ, प्रैक्टिकल करते हुए क्या पता, हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता नहीं था। वो तो गैल्वेनोमीटर बाद में बताता ना हमें कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन, तो हम तो किसी भी तरफ रख सकते थे। बट उसका पिक्चर बनाते हुए आप याद रखेंगे
कि हमेशा एनोड को आप लेफ्ट साइड पे प्लॉट करेंगे। आप देखें यहाँ जिंक मैंने राइट पे दिखाया था, सॉरी लेफ्ट पे दिखाया था, यहाँ जिंक को राइट पे दिखाया है, यहाँ लेफ्ट पे नहीं दिखा सकता उसको। ये कन्वेंशनल कंसिडरेशन है कि करंट हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करता दिखाना है और इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट टू राइट। तो मतलब जिस भी इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन करना है, आप प्रैक्टिकल करते हुए तो आपको कुछ नहीं पता था कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा, बट जब आप उसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम पे हमने ये कन्वेंशनली फाइनल कर लिया कि जो एनोड पार्ट होगा उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे दिखाएंगे। और सिंपल ये याद रख लेंगे कि जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है ये वो इलेक्ट्रोड है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये राइट साइड का इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन हो रहा है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स, कौन से पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, उनका जो सम है वो उस पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ होगा। तो अभी एक सस्पेंस बाकी है कि ये जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं ये कैसे पता चलें, तभी तो हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम, क्योंकि डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि हम किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ऐसे सच पता कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो दोनों काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज़ कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब कोई एक इलेक्ट्रोड होगा जिसको हम रेफर करने के लिए चूज़ कर लेंगे, और उसके सामने कौन ऑक्सीडेशन दिखाता है कौन रिडक्शन दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ पोटेंशियल्स पता करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हमें पता चलते जाएंगे। और उन इंडिविजुअल पोटेंशियल्स के बाद हमें पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा या किसका कम होगा, या कौन ऑक्सीडेशन कब दिखाएगा और कब रिडक्शन दिखाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से लर्न करें। गुड बाय।